तब स्टार्ट किया जाए। पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर सेल। हाँ, पहला चैप्टर वैसे होता है द लिविंग वर्ल्ड, लेकिन जब सीक्वेंस हम लोग बनाते हैं तो सीक्वेंस के हिसाब से हमारा पहला चैप्टर क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। 10th के बाद जो हम लोग बायोलॉजी का एक स्ट्रीम हम लोग चूज़ करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है कि हमने बायो क्यों लिया। लेकिन जिस हिसाब से भी हम लोग बायो लिए हैं, तो उस बायो को समझने के लिए हमें सेल को समझना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफाइन करें, हम लोग अगर सब्जेक्ट को अगर हम लोग पकड़ते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग बायोलॉजी, तो बायो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया स्टडी। यानी कि अगर हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं, तो लाइफ को स्टडी करने के लिए हमें सेल पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने लोअर क्लास में चले जाइए, तो लोअर क्लास आपका हो गया क्लास 6, आपका क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, बार बार सेल टर्म और सेल चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है ना। कभी कोशिश किए समझने का कि एक ही चैप्टर को बार बार क्यों पढ़ाया जा रहा है। जब हमने 6 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आया, फिर आगे फर्दर क्लास में बढ़ते चले गए, तो हर क्लास में उसका भी थोड़ा सा कंटेंट क्या होता चला गया, वो बढ़ता चला गया, है ना, कंटेंट आपका बढ़ता चला गया। इसका मतलब ये है कि लाइफ को जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो लाइफ को स्टडी करने के लिए हमें सेल के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल है क्या। अगर हम लोग बात करें एक सिंपल ये सेल टर्म का, तो इस सेल टर्म को अगर हम लोग सिर्फ पकड़ के चलते हैं, तो इस सेल को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी सेल है, बायो के अंदर तो सेल है ही, बायोलॉजी के अंदर भी सेल है, और कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं जी, है ना, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। और एसएससी के टॉपिक में भी हमें सेल के बारे में पढ़ाया गया, जहाँ पर प्रिजनर को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। यानी कि CELL ये हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, बायो में भी पढ़ना है, और एसएससी के भी सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन सबका मतलब क्या है, अलग अलग है। सबका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग अलग पढ़ेंगे। अगर हम लोग बायो के अंदर सेल को समझने का कोशिश करें, तो सेल को हम लोग हिंदी में पढ़ते आए हैं कि इसे क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। सही आप लोग बोल रहे हैं। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। यानी कि हमारे शरीर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर कोई है, तो वो क्या है, वो सेल है ना। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, वो है सेल। आखिर सेल ही हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इसके डिफिनीशन की हम लोग बात करें, तो सही बात है, हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि सेल हमारे शरीर का स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सेल ही क्यों स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या इसका मतलब इस पॉइंट पे तो नहीं है कि जितने भी सेल हैं वह सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और जितने ग्रुप ऑफ टिश्यू हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है, वो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन। और जब ऑर्गन का कंपोजिशन वहाँ पर आ गया, तब वहाँ पर लगा देते हैं हम लोग सिस्टम, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोग वाकई हम लोग आगे की तो बात करते हैं कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। लेकिन थोड़ा सा हमें इसके पीछे जाने की ज़रूरत है, और ये हमें खोजने की ज़रूरत है कि आखिर सेल किन चीज़ों से मिलकर बना है। ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर सेल किससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर देना कि ये बना हुआ है माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल। तो ये सब टर्म हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं
जिससे क्या बना हुआ है, जिससे सेल बना हुआ है। लेकिन फिर आकर के क्वेश्चन यही हमारे दिमाग में स्टक होता है कि आखिर ये क्या है। माइक्रोमोलिक्यूल पूछ देगा कि बताइए भाव कि माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, कोई पूछ देगा कि बायोमोलिक्यूल के बारे में बताइए तो बायोमोलिक्यूल क्या होता है। इनफैक्ट ये कहें कि हमारा जो शरीर है वो किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है ना। अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एक चीज आएगा, हमें एक चैप्टर पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। ये क्लास 12 का एक चैप्टर है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हमें एक चीज पढ़ना है आगे चल करके कि अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है आखिर वो किनके थ्रू हुआ है फॉर्मेशन। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है ना। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे मिलर्स एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के अंदर, अगर उसको स्किप नहीं किए होंगे तो, लेकिन वो चीज़ इसलिए स्किप हो जाता है क्योंकि वो क्या रहता है, वो एक बॉक्स में बना रहता है। और हम लोग का आदत होता है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बॉक्स वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं, बाकी जितना पढ़ना होता है वो क्या कर लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन 12th में आने के बाद एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन से लेकर के समरी तक हर एक लाइन उसका क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग स्किप नहीं करेंगे। तो वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट था आपका मिलर्स एक्सपेरिमेंट, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट में CH4 रखें, NH3 रखें, हाइड्रोजन रखें और उन्होंने क्या रखा, CO2। ये जितने भी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं ये एंशिएंट टाइम, ये एंशिएंट टाइम में ये सारी चीज़ें क्या थे, प्रेजेंट थे। एंशिएंट टाइम का मतलब यहाँ पर हो गया कि जब इस धरती पे क्या नहीं था, लाइफ नहीं था, है ना, लाइफ नहीं था, उसमें ये सारे गैसेस क्या थे, मौजूद थे। ये हमारा या फिर साइंटिस्ट का क्या एक परसेप्शन है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये सारे गैसेस रहे होंगे। और ये जितने भी गैसेस हैं ये आपस में रिएक्ट कर करके, और तकरीबन किताब में लिखा हुआ है कि 800 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस पे ये सारे मिक्स हुए और इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, माइक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो मॉलिक्यूल में आपका जो पहला पॉइंट हो जाएगा, यहां से आपका डीएनए बना, फिर यहां से एक आरएनए बना, फिर यहां से एक फैटी एसिड बना, फिर यहां से एक एमिनो एसिड बने। ये सारे चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ और ये जितने भी चीज़ें यहाँ मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि सेल। तो हम इस थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट के मदद से ये कह सकते हैं कि जो इनसे जो सबसे पहला जो चीज़ हमारे शरीर में बना वो क्या बना, वो सेल बना, है ना। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि हमारे शरीर में जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। यानी कि सेल क्या है हमारे शरीर का, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहाँ पर 2-3 टर्म है। अगर हम लोग यहाँ पर सेल स्टार्ट करते हैं तो 2 पॉइंट आएगा। एक आपका आ जाएगा साइटोलॉजी और एक टर्म आ जाएगा सेल बायोलॉजी। आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी का मतलब बताइए क्या मतलब होता है। देखो, एक नॉर्मल तरीका जो हम लोग अपनाते हैं किसी भी चीज को स्टडी करने में, यहां से 2 चीजों का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए कि रमेश
और रमेश को क्या परचेज करना है, मोबाइल, और उसके पास कितने पैसे हैं, 22,000। उसको दे दिया गया 22,000 रुपया कि बउआ तुम जाके क्या खरीद लो, मोबाइल खरीदो। तो वो 22,000 रुपया लेकर के सीधे दुकान में जाएगा, 22,000 रखेगा और 22,000 का मोबाइल लेकर के आ जाएगा? नहीं, उसको जब पैसा मिलेगा तो वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाएगा और क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा कि आखिर 22,000 तक कौन सा बढ़िया क्या होगा, मेरे पास मोबाइल आ जाएगा। तो अगर ये रमेश मोबाइल को सर्च करने के लिए वो यूट्यूब पे गया, तो वो जब स्टडी करना शुरू किया तो उसका स्टडी कैसा मैनर हो गया, साइंटिफिक हो गया। ये नहीं कि मुंह उठाया और जाकर के क्या किया, गया मोबाइल खरीद कर लेके आया। उसने क्या किया, रिसर्च किया कि कौन सा मोबाइल 22,000 तक अच्छा होगा। और वो साइंटिफिक डिपेंड करता है उसके यूज के बेसिस पे। अगर उसको गेमिंग का ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसका रैम क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। लेकिन अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसको रील्स बनाने का होगा इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, या फिर जहां उसको रील्स बनाना है, तो उसके दिमाग में रैम आएगा कि कैमरा आ जाएगा, कैमरा आएगा। यानी कि उसके दिमाग में सारी चीज जो है ना वो चल रही है किस बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे। और एक होता है नॉर्मल कि हाँ बस हमें मोबाइल चाहिए, है ना। हमारे पेरेंट्स को अगर मोबाइल खरीदना है तो वो इतना तामझाम नहीं देखेंगे, वो अपने पॉकेट से पैसा निकालेंगे, मोबाइल लिए और घर आ गए, चुपचाप वो घर आ गए। तो इसका जो सिनेरियो तय होता है कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, यानी कि एक जो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्टडी करते हैं, चलो ठीक है, चैप्टर उठाया और सेल क्या कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। और एक तरीका कि वाई द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड हाउ वी कैन से दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी कि जैसे ही आपके दिमाग में क्या आया, वाई, दिमाग में आ गया हाउ, तो ये हाउ और वाई ये क्या हो गया, किस तरह का स्टडी हो गया, ये नॉर्मल साइंटिफिक स्टडी हो गया, है ना। तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी इन्हीं सारे पॉइंट को क्या करता है, ये बताता है। दोनों में हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इधर भी हो जाएगा और स्टडी ऑफ सेल इधर भी हो जाएगा। लेकिन बात फिर से आती है कि अगर हम लोग साइंटिफिक टर्म यूज किसमें करें, है ना। एक वर्ड यूज किया जाता है ना, बायोलॉजी को बायोलॉजी नहीं कहते हैं, अब उसको क्या कहा जाता है, लाइफ साइंस कहा जाता है। यानी कि जो लाइफ के बारे में हम लोग एक्टिविटी या फिर पढ़ाई करते हैं वो साइंस के किस ब्रांच में आ गया, तो लाइफ साइंस के अंदर आ गया, है ना। तो अगर हम लोग साइटोलॉजी की बात करें, है ना, तो यहां पर मेंशन कर देंगे हम लोग साइंटिफिक, है ना। और यहां पर हम लोग जो टर्म पुट कर देंगे वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, जनरल। यानी कि दो तरीका है, दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को पढ़ सकते हैं। या तो आप साइंटिफिक तरीके से पढ़िए, लेकिन उसमें आपके दिमाग में हमेशा हाउ एंड वाई चलते रहना चाहिए। या तो फिर हम लोग क्या पढ़ लें, उसको जनरल तरीके से पढ़ ले। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल। लेकिन क्यों और वाई, अगर कोई पूछ देगा कि बताओ कि क्यों, किस कैरेक्टर के बेसिस पे, किस एक्टिविटी के बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, तब इस पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जब एक्सप्लेन करेंगे तो साइंटिफिक मैनर, और रटा रटाए हर जगह बोलते आ रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा, वो जनरल हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। हाँ, अब आते हैं कि सेल को जो डिस्कवर किया गया, तो सबसे पहले यहां पर कुछ साइंटिस्ट का हम लोग क्या कर लेंगे, चैनल बना लेंगे। तो साइंटिस्ट जो सबसे पहले इसको डिस्कवर किए, हमारे ध्यान में कौन आते हैं, रॉबर्ट हुक। यानी ये पहले इंसान जिन्होंने क्या किया, यहां पर आपको सेल का डिस्कवर किया गया। ईयर कौन सा है, ईयर याद रखे रहेंगे, बताइए ईयर कौन सा है, 1665। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए, एंटोन वैन लीवेनहॉक, ये दूसरे साइंटिस्ट आए। इन्होंने जो
सेल डिस्कवर किया था वो कैसा था? लिविंग। इन्होंने चीजों को डिस्कवर किया तो वो था आपका फ्री लिविंग सेल। और ईयर कौन सा था? 1674। जहां जहां साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है वहां वहां बगल में हमें ईयर भी क्या कर देना है? वो मेंशन कर देना है, साल भी मेंशन कर देना है। यानी हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि सेल सबसे पहले डिस्कवर हुआ तो वो ईयर कौन सा था? 1665। लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो डिस्कवर कैसा था? डेड था। डेड या कह सकते हैं हम लोग अनरूटेड प्लांट। तो जब अनरूटेड यहां मेंशन हो गया है, अन लग गया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डेड। और बायो में डेड का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप लोग भी जानते हैं, है ना? तो और दूसरे साइंटिस्ट आपके आए हैं एंटोन वे ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में एक फ्री लिविंग सेल का क्या किया? उन्होंने डिस्कवर किया, है ना? यानी कि ऑल्दो अगर देखा जाए तो फादर ऑफ सेल कौन कहलाएंगे? रॉबर्ट हुक। अब बात फिर आके दिमाग पे ये स्टक करती है कि आखिर रॉबर्ट हुक ही क्यों? बाकी और भी जन लोग हैं, तो बाकी लोगों ने इंसिस्ट क्यों नहीं किया कि सेल को डिस्कवर किया जाए? ये भी बात हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके हॉबीज और आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर हमें समोसा खाने का बहुत अच्छा शौक है तो हम बता सकते हैं आपको कि समोसा अच्छा कहाँ मिलता है। और अगर आपको कपड़ा खरीदने का शौक है तो आप हमको बता सकते हैं कि सर कपड़ा कहाँ अच्छा मिलता है। ये बात आती है किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर, है ना? आप एक साइंटिस्ट का नाम जानते होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं गैलीलियो। जानते हैं इनको? सुने होंगे नाम। इन्होंने ही सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल नहीं, माइक्रोस्कोप। गैलीलियो साहब ने क्या डिस्कवर किया था? माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया था। अब उन्होंने जब डिस्कवर किया तो धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, वो भी उन लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया? डिस्कवर शुरू कर दिया माइक्रोस्कोप को। रॉबर्ट हुक ने क्या बनाया? तो रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। अब ये जो माइक्रोस्कोप बना है तो किसी का ढील हेरने के लिए नहीं ना बना है जी, कि माइक्रोस्कोप ले लिए हैं, सबका बाल देख रहे हैं, ढील देख रहे हैं कि कितना है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ढील इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी? जो कहते हैं, लाइस कहते हैं, LIC। उसके लिए तो बनाया नहीं, उन्होंने बनाया कि हाँ कुछ मैन काइंड में क्या किया जा सके, कुछ चीज को डिस्कवर किया जा सके, है ना? अब सीन ये है कि कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक के जो फादर हैं, इनकी किस चीज की फैक्ट्री थी जी? इनके फादर की जो फैक्ट्री थी ना, वो कहा जाता है इनके किताब में कि वो वाइन की फैक्ट्री थी। यानी कि पिताजी का किसका फैक्ट्री है? बताओ। तो कभी जिंदगी में पैसा का कमी होगा? कभी कमी नहीं होगा। जब तक बिहार में जिस चीजें चल रही थी, लोगों के पास झोला भर के पैसा आया करता था, जिनके पास लिकर की शॉप थी, है ना? अब ऐसे इंसान जिसको पैसा की कोई कमी नहीं, उनका बेटा क्या निकल गया? साइंटिस्ट निकल गया। तो एक बार क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक जब अपने फादर को लंच पहुंचा करके घर जा रहे थे तो उनको एक मिला शैंपेन बोतल का कैप, और वो बना हुआ था किस चीज का? कॉर्क का, यानी बार्क जिसको बोलते हैं। अब बार्क का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं जी बार्क को? छाल बोलते हैं। ये पेड़, और ये पेड़ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग बार्क। यानी कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? बार्क के ऊपर। यानी कि बार्क उन्होंने लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करना शुरू कर दिया? वो स्टडी करना वो शुरू किया। तो स्टडी करने के बाद उनको क्या मिला? जब बार्क अंडर द माइक्रोस्कोप, बार्क अंडर द
अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उनके माइक्रोस्कोप में जो चीजें दिखी वो बिल्कुल दिखा किस तरह का, हनीकॉम। हनीकॉम का मतलब क्या होता है? हनीकॉम का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। यानी कि जो आप लोग अपने आसपास जो मधुमक्खी का जो छत्ता हम लोग जो देखते हैं ना, वही सेम रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। यानी कि वो चीजें उनके दिमाग में ये नॉक किया कि जो चीजें हमारे जो शरीर जो बना हुआ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर बना हुआ है, वो छोटे छोटे क्या चीज से बना हुआ है? कंपार्टमेंट से, कंपार्टमेंट, है ना। तो हनीकॉम्ब के अंदर देखने के बाद उन्होंने एक टर्म यूज किया, और वो टर्म क्या कहलाया? वो टर्म कहलाया आपका सेला कहलाया। क्या कहलाया? सेला, ग्रीक में। और इंडिया में इसी सेला को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है सेल। और सेल का मतलब हो गया लिटिल कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट। या फिर हमारा जो हाउस बना हुआ है घर, तो हाउस किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे ब्रिक्स, ईटा से, है ना। तो वो क्या हो गया? सेल, कंपार्टमेंट हो गया। जब आपको समय मिले तो ये ग्लोब जो आता है, शीशे वाला ग्लोब, उस ग्लोब को आप अपने स्किन पे रखिएगा, या फिर उस ग्लोब को आप अपने टी शर्ट जो कपड़ा पहने उस पर रखिएगा। आप वहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपका जो क्लॉथिंग है, उस क्लॉथिंग का टेक्सचर जो है वो इस तरह का है, ऐसे इस तरह का टेक्सचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो शरीर है, अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वह इस तरह के कंपार्टमेंट में बनता हुआ क्या होगा? वो दिख जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो सेल, हमारा जो शरीर है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेला से, है ना। ये सारे चीज का जिक्र उन्होंने कहाँ किया, है ना? रॉबर्ट हुक ने इस सारे चीजों का जिक्र वो क्या कहाँ किया? तो रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी, है ना। रॉबर्ट हुक ने एक उन्होंने बुक लिखा, और उस बुक में ये सारी चीजों को मेंशन किया गया था, और बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। क्या राहुल जी आ गए? आते आते आपका दर्शन हो गया, उसमें लोग समझ गया कि आप लेट आते हैं, है ना। तो इन्होंने एक किताब लिखा, और उस किताब का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। यानी सारे चीजों का मेंशन एक किताब में लिखा हुआ था। और माइक्रोग्राफिया जो है, इसको हम इसलिए थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं क्योंकि यहां से आपका क्या बन सकता है? एक PYQ बन सकता है, और PYQ बना हुआ भी है। यानी कि 2016-17 का क्वेश्चन अगर आप लोग उठा के देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि किन्होंने किताब लिखा है माइक्रोग्राफिया। तो साइंटिस्ट कौन है भाई? तो रॉबर्ट हुक ने क्या लिखा है? माइक्रोग्राफिया। तो ये तो बात होगी रॉबर्ट हुक की। इसके बाद जिस साइंटिस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपके लिवेनहॉक। अब जो इंपॉर्टेंट है लिविंग सेल है, तो उनके बारे में तो जानना जरूरी है ही। आ जाओ जी। हाँ, नाराज का है ये पेन? हाँ, एंटोन लिवेनहॉक। इनका इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा देखा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? इन्होंने डिस्कवर्ड किया लिविंग सेल, वो भी किसके अंदर? माइक्रोस्कोप। इनका भी शौक था माइक्रोस्कोप बनाना, लेकिन इनका जो लाइव सेल था वो था आपका एक्वेटिक। और एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? पानी। तो एक्वेटिक में उन्होंने, वो भी एक्वेटिक में भी पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब। यानी कि वो तालाब में गए, तालाब में अपना हाथ से पानी को छाने लिए,
और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे ऐसे क्या हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। तो इनको इन्होंने टर्म क्या दे दिया कि ये हैं आपके बैक्टीरिया। इसके लिए टर्म उन्होंने क्या यूज किया, बैक्टीरिया। यानी कि यहां से एक पीवाईक्यू बन सकता है, और वह पीवाईक्यू ये हो सकता है कि एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने जो लिविंग सेल का जो डिस्कवर उन्होंने किया, तो उसका लोकेशन क्या था, है ना, उसका हैबिटाट क्या था। तो हैबिटाट क्या हो जाएगा, एक्वेटिक। अब पानी भी अलग अलग तरीके का पानी है ना, जिसमें आपको आयंस भी मिल जाएंगे, सॉल्ट भी मिल जाएगा, विदाउट सॉल्ट का भी होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर हमें मेंशन करना होगा किसके बारे में, पॉन्ड। और जो ऑर्गेनिज्म उन्होंने डिस्कवर किया वो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया हुआ, है ना। तो इसके साथ एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, इन्होंने बोला फ्री लिविंग सेल। और यहां पर फ्री का कुछ मतलब है, फ्री का मतलब ये नहीं कि उनको फ्री का मिल गया, फ्री का यहां पर मतलब है कि आखिर फ्री होता क्या है ना। तो फ्री का यहां पर सीन ये होता है कि जो स्टडी हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर पढ़ रहे हैं, वो ऑल्दो हम लोग क्या करेंगे, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी वही कंपोजिशन क्या करेंगे, हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो बात यहां पर ये आई कि दो साइंटिस्ट, पहले आपके आए रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या खोजा, सेल। लेकिन कैसा सेल था, लिविंग की डेड था। फिर उसके बाद 1674 में एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने भी सेल को डिस्कवर किया, लेकिन उनमें और इनमें अंतर था कि ये लाइव सेल, यानी कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, है ना। अब जब इतना कुछ डिस्कवर हो गया, तो डिस्कवर होने के बाद सेल का क्या होगा, डिफिनीशन भी दिया जाएगा, है ना। तो सेल का डिफिनीशन बताइए, आप में से कोई बता सकते हैं कि सेल का डिफिनीशन क्या होता है, रटा रटा तो है ना। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ, राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में कोशिका वह रचना है, कैसी रचना है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो किसकी, लिविंग, यानी कि जो जीव होते हैं। यानी कि सबको पता है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, नहीं इसमें एक और चीज को ऐड करेंगे, एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी मेंशन किया जाएगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि ये हमारा पूर्ण क्या हो गया, सेल का डिफिनीशन, कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिविंग होना चाहिए, उनके अंदर उनकी संरचनात्मक, क्रियात्मक और फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, यानी कि बेसिक। ये तीनों चीज जो है ना, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो कौन होगा, तो वो होगा सेल। यानी कि यहां से तो समझ में आ गई कि जब सेल को स्टडी करते तो पता चलता है कि सेल हमारे जीवन की क्या है, इकाई है ना। कैसे बहुत सारे हेयर मिलकर के क्या बनाए हैं, आपके सर पे बाल बना हुआ है। अब सपोज कीजिए कि एक ही बाल रहता तो दिखता वो, एक ही बाल रहता तो पूरा यहां से लेके यहां बाल्ड और आगे में एगो बाल, क्या ऐसा तो नहीं है। तो बहुत सारे बाल मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एक सुंदर लहरता हुआ झोटा, है ना जी, झोटा बोलते हैं उसको। उसी तरीके से एक एक सेल जो है ना, वो हमारे पूरे शरीर की क्या है, वह इकाई है। आगे बात समझ में। अब ये हुआ, तो ये सारे बातें हुई हमारे 1600 ईस्वी में। लेकिन कुछ सालों बाद दो साइंटिस्ट आए और उनके लिए एक टर्म जो हम लोग यूज करते हैं, और वो होता है सेल थ्योरी। सेल डिस्कवर कब हुआ था, 1665। देन आफ्टर कब डिस्कवर हुआ, 1674। और सेल थ्योरी कब आया, सेल थ्योरी बताइए कब आया, 1838 और 1839। तकरीबन कितने साल बाद, तकरीबन कितना बताओ,
ऑलमोस्ट नियर टू क्लोज 200 साल के बाद, नियर टू क्लोज यानी इतने साल तक सेल थ्योरी, सेल आके थ्योरी हुआ क्या जिसको इतना समय लग गया इसको आने में, है ना। तो थ्योरी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का जब हम लोग एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में देते हैं। अब सेल है क्या, तो सेल का डिफिनीशन रॉबर्ट हुक या फिर कहीं किताब में आप लोग पढ़ोगे कि ऐसा लिखा हुआ है क्या कि रॉबर्ट हुक ने बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिस, ये उन्होंने पूरी तरीके से नहीं बनाया और ना ही बताया भी, तो इसको कोई ना कोई क्या करेगा, वो बताएगा, है ना। अगर आप लोग भी जीवन में जाकर के बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं तो आप उससे क्या लिखोगे, आप थ्योरी लिखिएगा, थीसिस लिखाएगा, फिर वो सबमिट होगा, हाँ कि फलाने बाबू ने क्या किया है, इस चीज पर थ्योरी लिखा है, अगर ये सही है एक्सेप्टेड होगा तो उसको क्या किया जाएगा, इसको पब्लिश किया जाएगा, है ना। अगर आपसे गलती से कोई अच्छा खाना वाना बन गया तो लोग आपसे पूछेगा ना कि आखिर क्या रीजन है कि इतना अच्छा खाना बन गया, लेकिन आपको पता है कि खाना कैसे बना है, अनझोक के गलती से बन गया है, लेकिन उस समय थोड़ा बहुत फुटेज तो जरूर खाएंगे, ये थोड़ी उसको पता है कि गलती से बना है, लेकिन फुटेज जरूर खाएंगे कि अच्छा ठीक है कभी समय मिलेगा तो हम बता देंगे, अभी मेरे पास समय फिलहाल नहीं है। यानी कि सेल थ्योरी आपका 1838 और 39, इसमें 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, 2 साइंटिस्ट, नाम बताइए तो। 2 साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व, बताओ। पहले स्लाइडेन और दूसरे क्या है, श्वान। अब इनमें से एक जूलॉजिस्ट है और दूसरे क्या है, बॉटनिस्ट है। इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि कौन जूलॉजिस्ट है और कौन बॉटनिस्ट है। आपको कोई आइडिया, नो आइडिया कि थोड़ा बहुत है आइडिया। स्लाइडेन साहब क्या थे, बॉटनिस्ट, और बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है, और ये आपके जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट यानी कि जब हम लोग बायो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बायो को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला हो जाएगा आपका बॉटनी, दूसरा क्या हो गया, जूलॉजी। नीट में भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बायो का जब फ्रेम किया जाता है तो वो जूलॉजी और बॉटनी में होता है, लेकिन जरूरी ये बिल्कुल नहीं है कि जो आप पढ़े हुए हो बॉटनी में उसका क्वेश्चन कहाँ है, बॉटनी में ही है, ये जरूरी नहीं है, वो जूलॉजी में भी आ सकता है। इसीलिए बायोलॉजी सिर्फ बायो है, बॉटनी और जूलॉजी को स्पेसिफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, बायो तो पूरा बायो है। तो एक थे आपके बॉटनिस्ट और दूसरे थे आपके जूलॉजिस्ट, और दोनों का प्रोजेक्ट बिल्कुल क्या था, अलग था, यानी कि अलग अलग जगहों पर रिसर्च कर रहे थे, है ना। एक थे आपके ब्रिटिश, दूसरे क्या थे आपके जर्मन, यानी कि अब दोनों तो अगल बगल तो है नहीं, है ना, कि पर्दा निकाले तो जर्मनी दिख गया और पर्दा बंद कर दिया तो वापस कहाँ आ गए, ब्रिटेन में आ गए। दोनों अलग अलग जगह पर थे, लेकिन रिसर्च दोनों का क्या था, सेम था, इसीलिए वो दोनों किसी ना किसी तरीके से मिले होंगे। और इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, इन्होंने एक्चुअली में सेल को क्या किया, सेल को स्टडी किया कि आखिर सेल है क्या। उन लोगों ने डिस्कवर किया, लेकिन रिसर्च कौन किए, ये लोग रिसर्च किए कि आखिर सेल है क्या। तो इन्होंने जब रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इन्होंने कुछ पॉइंट मेंशन किए, जैसे पहला पॉइंट क्या था सेल थ्योरी के अंदर, बताइए तो पहला पॉइंट सेल थ्योरी के अंदर बता सकते हैं, एवरी लिविंग organism, every living organism are made up of या तो वो सेल से मिलकर बना हुआ है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एवरी
every new cells arises from pre-existing cell। ये दो पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारा का सारा किससे मिलकर बना हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज मेड अप ऑफ सेल, और या फिर क्या है वो प्रोडक्ट ऑफ सेल है। उसके बाद जितने भी नए सेल्स आते हैं दे ऑल आर कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, है ना। इसी से आपका क्या बनेगा, जब ये डिवाइड करेगा तब ये क्या बना देगा, ये एक नया सेल। यानी ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है जहां पर सेल क्या होते हैं, यहां पर सेल हमारे डिवाइड होते हैं। समझ रहे बात को। तो जितना भी नया सेल बनेगा वो नया सेल कहां से बनेगा, पुराने वाले सेल से बनेगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए क्या बनता है, एक नया सेल बनता है। इसमें बहुत सारा क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन भी है। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो लाइफ है ना वो क्या आया है, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि लाइफ अचानक आ गया है ना। जिसे दो साइंटिस्ट उनके बारे में बताते हैं। एक साइंटिस्ट का यह कहना था कि नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनता है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील। तो नील रिवर के बगल में जो कूड़ा कचरा कह लो या फिर वहां पर दलदली एरिया कह लो, उनका मानना यह है कि नील रिवर के बगल में जो दलदली एरिया है उसके ऊपर सन का रे आया, और जिसके बाद क्या बन गया, मगरमच्छ बन गया, फ्रॉग बन गया, है ना। यानी कि जितने जीव है वो बन गए। अब इस पर हम लोग क्या थोड़ा बहुत देर के लिए भी सोच सकते हैं, इसलिए नहीं सोच सकते कि इसका प्रमाण अब है, इसीलिए हम लोग सोच नहीं सकते हैं। दूसरे साइंटिस्ट का क्या कहना है कि उनका जो लेबोरेटरी था, तो लेबोरेटरी में कुछ क्या रखे हुए थे, ग्रेन्स, अनाज बुढ़िया में। और उनका जो एपरन था जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अपना एपरन निकाले और वो खाने के बुढ़िया पर क्या कर दिए, रख दिए, और कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। और फिर जैसे ही वो वापस अपने लेबोरेटरी में आए और अपने एपरन और उसी अनाज के बुढ़िया के पास देखे कि छोटे छोटे क्या हो गए हैं, चूहे आ गए हैं। अब उनका ये कहना था कि चूहा का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन जो हुआ, वो मेरे पसीने और अनाज से हो रखा है। ये बताओ, सोचने वाला बात है। ऐसे तो कितना हम लोग का पसीना निकलता रहता है, ठीक, तब तो पूरा पॉपुलेशन ही बढ़ जाए, ये तो जरूरी नहीं है ना। इस उस समय की जितनी बातें थे जिसको हम लोग ज्यादा फोकस नहीं कर सकते थे। अरे ये भी तो हो सकता है कि आप जब ये सारी चीज करके गए तो भाई अनाज के खोज में चूहा, है ना, कोई प्रेग्नेंट चूहा ही आ गई हो और अनाज खाते खाते वो क्या की, बच्चे को जन्म दी, तो आसपास क्या हो गए और उसी समय आप आ गए। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो टर्म है ना, ये बहुत आपका क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक टर्म है, जिसको बाद में जाकर के एक एक्सपेरिमेंट किया गया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, है ना। आप लोग सुनते हैं कि बादल से क्या गिर रहा है, मछली। बारिश होती है तो सुने होंगे कि किसकी बरसात हो रही है, मछली की। तब तो सब कुछ सूखे रहेगा, यानी पूरा बरसात में सावन बनाएगा कब, भादों में। पहले भी क्या खा लेगा, अभी तो मछली खा, फ्री का मिल रहा है ना। ऊपर से मछली गिरने का तात्पर्य ये हो है कि मान लो कि कोई भी बर्ड अपने बिक में क्या किया, मछली पकड़ ली, है ना, और वो उड़ रही है, और उड़ते उड़ते कोई पूछ दिया उसी का दोस्त, अरे कहाँ से ले ले मछलियाँ, वो बोला होगा तो ले क्या हो गया, तो वो बोला गिरा दे लेना मछलियाँ मर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बरसात होता है तो क्या गिरता है, मछलियाँ। इसके पीछे का कुछ लॉजिक है कि आखिर क्यों आया, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है कि हाँ, एवरी न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मेथड। तो हम ये बात कर रहे थे कि दोनों एक्सपेरिमेंट जो हुआ ना, दोनों साइंटिस्ट एक ही चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनमें से कोई एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा और ब्रीफ में क्या किया, सेल के बारे में बताया, है ना। अब स्लाइडेन भी है और स्वान भी है। कहाँ गए स्लाइडेन, स्वान यहाँ है। इन दोनों ने इकट्ठे स्टडी किया सेल के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या बताए होंगे कि सेल के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है।
फिर ये बताए होंगे कि उसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है। लेकिन ये जो सेल वॉल का कंपोजिशन है ये हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि सेल वॉल सिर्फ किसमें पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है ना। अब यहां से क्वेश्चन ये किया जाए कि इन दोनों में सेल वॉल का डिस्कवर इन दोनों में किन्होंने किया है, क्या वो बॉटनिस्ट किए हैं कि जूलॉजिस्ट किए हैं? तो क्या होगा आंसर, बॉटनिस्ट। जाहिर सी बात है क्योंकि प्लांट में क्या पाया जाता है, सेल वॉल, यानी कि स्लाइडेन साहब इन्हें क्या डिस्कवर किया होगा, सेल वॉल। लेकिन जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी निकालते हैं और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो स्वान साहब हैं, स्वान फर्स्ट एनालाइसिस किसको, सेल वॉल। अब बताओ यहां से ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, यानी कि सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि बॉटनिस्ट कौन है, स्लाइडेन। तो सेल वॉल के बारे में कौन बताएंगे, स्लाइडेन। और किताब निकाल के पढ़ते तो पता चलता है कि वहां पर कौन है, स्वान है। किताब में एनसीईआरटी में लिखा हुआ बकायदा। तो कहने का मतलब है कि दोनों ने एक ही चीज के ऊपर रिसर्च किया, लेकिन दोनों का नजरिया क्या था, अलग अलग था नजरिया। बिल्कुल नजरिया यहां पर क्या था, डिफरेंट था। और डिफरेंट था तभी जाकर के स्वान ने क्या किया, स्वान ने ही। अच्छा, इनमें से कौन जूलॉजिस्ट है और कौन बॉटनिस्ट है, ये कैसे याद रहेगा हमें, बताइए कैसे याद रहेगा? भूल भी तो सकते हैं, भूल भी सकते हैं कि नहीं? तो कैसे याद रखेंगे? स्वान, तो स्वान नाम की क्या होती है, बत्तख होती है, बत्तख नहीं होता है पानी में। तो बत्तख प्लांट है कि एनिमल है, एनिमल। तो स्वान साहब क्या हो गए, जूलॉजिस्ट। स्लाइडेन साहब क्या हो गए, बॉटनिस्ट, है ना। सेल वॉल को सबसे पहले स्टडी कौन किया, स्वान। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर बहुत अच्छे से अगर सेल को कोई स्टडी किया है तो वो कौन साहब किए हैं, स्वान साहब किए, इन कंपैरिजन टू स्लाइडेन। आगे बात समझ में? यानी कि यहां पर सेल थ्योरी में ये दो बातें हमें समझ में आई कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या आपके दिमाग में सही में ये फ्रेम हो गया है कि दुनिया में जितने भी चीज बनी हुई है सारे के सारे सेल से ही मिलकर बना हुआ है? बताइए कि कोई ऐसा है जो कि सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है? हाँ बताइए। वायरस, यानी कि वायरस इज नॉट गोइंग टू बी डिफाइन द फर्स्ट पॉइंट, यानी कि इसके भी क्या मिलेंगे, एक्सेप्शंस मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। यानी कि पहला एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन, अगर वो सेल होगा तो न्यूक्लियस होना चाहिए। अब हमारे बॉडी के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, वो भी एक एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद पढ़ना है हमें सीव ट्यूब के बारे में। तो सीव ट्यूब किस में पढ़ना है हमें, प्लांट में। जाइलम और फ्लोएम टर्म सुने होंगे, है ना। तो फ्लोएम के अंदर जो होता है ना वो 4 कंपोनेंट होते हैं, और वह चारों कंपोनेंट में आपका एक आता है सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि वो भी एक तरह का क्या आ जाएगा आपका एक्सेप्शन केस में आना है। तो सेल थ्योरी का ईयर जो था वो 1838 और क्या आ गया 39। फिर एक और हम लोग से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये ईयर था आपका 1855, और साइंटिस्ट का नाम क्या है, रडल्फ बर्चाउ। और इनका जो सेल थ्योरी आया वो कब आया था, है ना, गिवन मॉडर्न सेल थ्योरी। ईयर कौन सा हो जाएगा,
ईयर 1855, क्या हो जाएगा यहाँ पर ईयर 1855। अब इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें थी, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने नोटिस ये किया कि वायरस क्या है, वायरस इज एन एक्सेप्शन केस ऑफ सेल थ्योरी। क्यों भाई? क्योंकि एक तरफ लिख दीजिए लिविंग और दूसरी तरफ क्या लिख दीजिए आप, नॉन लिविंग, और बीच में क्या डाल दीजिए, वायरस। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने के लिए जो सीन बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस। अब वायरस में सेल है कि नहीं है ना। तो इसके लिए टर्म कंडीशन है, वायरस डज नॉट कंटेन सेल until it reaches in any living host body, होस्ट बॉडी। यानी कि वायरस कब तक डेड है, जब तक कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर नहीं किया, तब तक वो क्या है, डेड है। अगर वो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर आया और आने के बाद वो मल्टीप्लाई करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, देन स्टार्ट टू रेप्लिकेशन, देन द वायरस इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज लिविंग। और पुराने सेल थ्योरी में क्या था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। अब ये बताया जाए कि वायरस उसका क्या हो सकता है, वायरस उस लाइन को जस्टिफाई कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, क्योंकि अगर ये होस्ट बॉडी में आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लिविंग हो जाएगा। ये हुआ। उसके बाद एक टर्म यहां पर दिया गया और वो टर्म था आपका ये ओमनी सेलुला ई सेलुला किसके लिए, और ये था आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल के लिए। यानी कि यहां जो टर्म दिया गया था क्या, एवरी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, वहां पर रॉबर्ट बर्चाउ ने इस टर्म को क्या कर दिया, एक साइंटिफिक मैनर दे दिया कि जितने भी सेल हैं जो नए पुराने से नए बनते हैं उनके लिए टर्म यूज किया गया ओमनी सेलुला ई सेलुला। और ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, पीवाईक्यू है। और हमें जहां तक याद है ये 2019 का क्वेश्चन है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला जो टर्म है वो किन्होंने दिया, है ना, ये टर्म है। आई बात समझ में। तो ये यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2019 का ये क्या है आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन रहा है। यानी कि हम लोग उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपको क्या पूछा गया है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग किन चीजों के बारे में पढ़ लिए, रॉबर्ट हुक, उसके बाद एंटोन वेन ल्यूवेनहोक, स्लाइडेन एंड स्वान और रडल्फ वर्चाउ। ये पांचों साइंटिस्ट का टर्म भी क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, और पांचों के किसी ना किसी इन्वेंशन से एक पॉइंट यहां पर क्या हो गया है, बनते आया है ना। चलिए ठीक है।